सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शोध समस्या। आज के हमारे इस वीडियो में हम शोध समस्या के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि शोध समस्या किसे कहते हैं और इसका सूत्रीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ये समाजशास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं इसके विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। मनुष्य में सदैव से ही समाज के बारे में, प्रकृति के बारे में, इस दुनिया के बारे में और भी ज़्यादा जानने की इच्छा रही है और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए अनुसंधान कार्य किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के जरिए अनुसंधानकर्ता सामाजिक जीवन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। सामाजिक अनुसंधान में किसी भी विषय या फिर समस्या के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का यूज़ किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन कार्य कुछ स्टेप्स से होकर गुजरता है। इन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है समस्या का चुनाव या फिर समस्या का निरूपण। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि इसके बिना अनुसंधान कार्य में अनुसंधानकर्ता आगे नहीं बढ़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई बुक परचेज़ करनी है और आपको यही नहीं पता है कि आपको बुक कौन सी परचेज़ करनी है, तो क्या आप बुक परचेज़ कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर अनुसंधान कार्य में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको उसके लिए समस्या का चुनाव करना होगा, मतलब एक टॉपिक सेलेक्ट करना होगा जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको रिसर्च करनी है। किसी भी अनुसंधान के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जो कि अनुसंधान कार्य की शुरुआत करने से पहले ही किया जाता है। लेकिन अनुसंधान कार्य के लिए हम किसी भी टॉपिक को यूं ही सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए भी हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि टॉपिक सेलेक्ट करते हुए हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी टॉपिक अनुसंधान के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं वो जो टॉपिक है वो वैज्ञानिक विधियों के अनुकूल हो, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड हम जो भी रिसर्च करें वो वैज्ञानिक विधियों के अनुसार कर सके। क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनका अध्ययन हम वैज्ञानिक विधियों के अनुसार नहीं कर सकते हैं। न केवल इतना बल्कि टॉपिक सेलेक्ट करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस समस्या का चयन कर रहे हैं, जिस समस्या को चुनाव कर रहे हैं, उस समस्या का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा ना हो। क्योंकि अगर समस्या का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होगा तो यहाँ पर आपको अध्ययन करने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इसका क्षेत्र काफ़ी छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा तब भी आप ठीक प्रकार से विषय के बारे में जानकारी एकत्रित नहीं कर पाएंगे। न केवल इतना बल्कि विषय का चुनाव करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस विषय का चुनाव कर रहे हैं उसके बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सामग्री सरलता से उपलब्ध हो जाए। क्योंकि अगर आपने जिस टॉपिक का सिलेक्शन किया है उस टॉपिक के बारे में आपको कोई भी सामग्री नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसका यूज़ करके आप उस टॉपिक से रिलेटेड और भी जानकारी इकट्ठा कर पाएँ, तो फिर आपका जो अनुसंधान कार्य है उसे आपको वहीं पर रोकना पड़ेगा और आपका अनुसंधान असफल हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अनुसंधान के लिए जिस विषय या फिर समस्या का चयन कर रहे हैं उसे साधन, विधि तथा सामग्री की दृष्टि से व्यवहारिक होना चाहिए। सामाजिक अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य सामाजिक वास्तविकता का पता लगाना होता है। ऐसे में अगर समस्या व्यवहारिक नहीं होती है तो अध्ययन का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या का निरूपण तथा चयन सामाजिक अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यही कारण है कि श्री नॉर्थरोप इसे
और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं कि अनुसंधानकर्ता बाद के स्तरों में तो कठिन पद्धतियों का उपयोग कर सकता है, लेकिन अगर अध्ययनकर्ता स्टार्टिंग में ही गलत हो जाए, वो गलत दिशा की ओर चला जाए, तो फिर बाद में कितनी भी सही पद्धतियाँ हो वे उसके अनुसंधान कार्य को सुधार नहीं सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई जहाज बंदरगाह से कहीं जाने के लिए निकलता है, वो स्टार्टिंग में ही अपना मार्ग भूल जाए या फिर दिशा में कोई भूल चूक हो जाए कप्तान से, तो फिर कप्तान चाहे जितना ही कुशल क्यों ना हो, वो जहाज अपना रास्ता भटक जाएगा और इधर उधर भटकता रहेगा। फिर उस जहाज को चलाने वाला कप्तान चाहे कितना ही ज़्यादा कुशल क्यों ना हो। ठीक उसी तरह अनुसंधान कार्य भी होता है। अगर स्टार्टिंग में यहाँ पर ध्यान न दिया जाए, यहाँ पर स्टार्टिंग में भूल चूक हो जाए, तो फिर बाद में आप चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, आपका अनुसंधान कार्य सफल नहीं हो पाएगा।